हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, हम लास्ट लेक्चर तक क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हमने जी पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं जो कि एच पॉइंट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अलॉय फॉर्मेशन। चलिए तो शुरू करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इजीली अलॉय फॉर्म कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है अलॉय क्या होता है, तो पहले अलॉय से शुरू करते हैं, फिर हम बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलॉय इतनी आसानी से फॉर्म कैसे कर लेते हैं। तो पहले आपको अलॉय के बारे में पता होना चाहिए। तो अलॉय के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर डेफिनेशन पे शुरू आएंगे। तो अलॉय आपने नाम सुना होगा। अलॉय में एक एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। कभी आपने नाम सुना होगा स्टेनलेस स्टील। आप बाजार में इसे एसएस के नाम से जानते हैं, एसएस स्टेनलेस स्टील। आपको पता होना चाहिए एसएस बनता किससे है। तो एसएस जो है अलॉयस होता है जो कि मिलकर बनता है किससे, आयरन से, निकल से और क्रोमियम से। आयरन, निकल और क्रोमियम, इनका कुछ परसेंटेज है। तो यहाँ पे फिलहाल परसेंटेज की बात नहीं चल रही। हाँ, माना कि आयरन जो होता है मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में आयरन होता है, और निकल और क्रोमियम का एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है। इसका मतलब कभी इनके परसेंटेज को थोड़ा सा चेंज कर दें तो स्टील की जगह कुछ नई चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर परसेंटेज बहुत मायने रखता है। आपने ब्रास नाम सुना होगा। ब्रास जिसे हिंदी में पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीतल कहते हैं। पीतल जो होता है किससे मिलके बनता है? तो पीतल जो होता है किन दो चीज़ों से मिलके बनता है? तो मेनली इसमें कॉपर होता है और जिंक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटल्स का मिक्सचर रखा गया है, मिक्सचर, और इन मिक्सचर को एक फिक्स प्रपोर्शन में रखा गया है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन पे आऊँगा। साथ के साथ ब्रास के अलावा ब्रॉन्ज आपने नाम सुना होगा। ब्रॉन्ज मेडल कभी सुना होगा, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल होता है। ये ब्रॉन्ज मेडल जो होता है किससे मिलके बनता है? तो ये मिलके बनता है कॉपर और किससे, टीन से। अब क्वेश्चन उठता है कि अलॉय क्या होता है सर? अलॉय तो बताओ, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों, अलॉय जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। आप होमोजीनियस तो नाम जानते ही हैं, बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। तो अलॉय इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर इन विच two or more metal mixed together in a fixed proportion। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेटल जो होती है मिक्स होती है, वो भी किस प्रपोर्शन में? फिक्स प्रपोर्शन। मतलब इनका प्रपोर्शन फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि आप मिक्सचर में प्रपोर्शन को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दें। तो प्रपोर्शन फिक्स होगा तभी ये चीज़ जो मैंने नाम दिए हैं बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल है, आप सर्च कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल हम एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए किस पे कर रहे हैं कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट अलॉय फॉर्म क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, रीजन क्या है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो पहले अलॉय की डेफिनेशन लिख देते हैं। अलॉय की डेफिनेशन होती है इट इज अ, अलॉय की डेफिनेशन लिख लीजिएगा बच्चों। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals in which they have fixed proportion। इनका क्या होता है बच्चों? फिक्स प्रपोर्शन होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर मेन चीज़ है होमोजीनियस मिक्सचर होता है और किससे मिलके बनता है? दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलके बनता है और इनका फिक्स प्रपोर्शन होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट अलॉय फॉर्म क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये अलॉय की डेफिनेशन तक तो ठीक है, अलॉय के एग्जाम्पल तक तो ठीक है, पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन ये आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलॉय फॉर्म क्यों करते हैं? तो यहां पर मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूं, लिख लीजिएगा व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स इजीली फॉर्म अलॉय। व्हाई डज आएगा, वाई डज, यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी सी सुधार लीजिए, वाई डज। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसी क्या खासियत होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसी क्या खासियत होती है कि ये अलॉय फॉर्म कर लेते हैं। तो बच्चों आपको बता दूं
रीज़न ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, कभी हम यहाँ पर बात करें कॉपर और जिंक की, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, कॉपर की और जिंक की। जैसे देखिए यहाँ पर मैं कॉपर की बात करता हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिंक की। अब आप कॉपर और जिंक के बारे में देखें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर और जिंक का एटॉमिक नंबर आसपास ही है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 20 होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। अब बच्चों इनका एटॉमिक नंबर लगभग आसपास है, तो इनका एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस जो होगी, एटॉमिक साइज जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा। हाँ है ना, इनका एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे यही रीज़न है, मैंने यहाँ पे इनका एग्जांपल लेके समझाया। जबकि आप आयरन, निकल और क्रोमियम की बात करें, जैसे आप आयरन, निकल और क्रोमियम की भी बात करते हैं, तो आयरन, निकल और क्रोमियम ये तीनों भी जो है किसके अंदर आते हैं, 3D सीरीज़ के अंदर आते हैं कि नहीं बच्चों। शक्ति, वक्रमन, फीको, निको, जन, तो ये भी जो होते हैं एक ही सीरीज़ के चट्टे बट्टे हैं, तो इनका भी एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट इक्वल होता है, मैं ये कह रहा हूँ ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो यहाँ पर यही तो इनकी खास बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज लगभग इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों, लगभग इक्वल होता है। सर इससे होता क्या है, इक्वल होने से क्या होता है? देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ब्रास की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ब्रास की। अब देखिए ब्रास में ये कॉपर के, ये ब्रास में क्या है, ये कॉपर के एलिमेंट है, ये कॉपर के एटम्स है, सॉरी कॉपर के एटम्स है, ये कॉपर के एटम्स है। ये किसके एटम है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ फर्स्ट मेटल एटम्स, सही है, ये फर्स्ट मेटल के एटम्स है। अब मान लीजिए मैं अलॉय की बात कर रहा हूँ। अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। तो यहाँ पे फर्स्ट मेटल हमने कौन सी ले ली, डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब हम दूसरी मेटल कौन सी ले रहे हैं, दूसरी मेटल भी किसकी लेंगे बच्चों, डी ब्लॉक की। और इनका साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था इनका साइज लगभग क्या होता है बच्चों, सेम होता है। यहाँ पर ये देखिए मैं इनको ऐसा थोड़ा शेड कर देता हूँ। ये फर्स्ट मेटल के एटम्स थे और ये क्या है बच्चों, सेकेंड मेटल्स के एटम्स है, सही है, सेकेंड मेटल्स के एटम्स है। अब कभी इन दोनों को मिलाया जाए, क्या किया जाए, इन दोनों को मिलाया जाए, तो बच्चों क्या इसका एटम इसको रिप्लेस कर सकता है? तो हाँ, क्यों नहीं कर सकता है सर, इसलिए कर सकता है इनके क्रिस्टल लेटाइस में, क्रिस्टल लेटाइस वर्ड में, क्रिस्टल लेटाइस में ये एटम इसके द्वारा क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। या फिर कहें इसको हटा के ये वाला एटम डाल दे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। सर क्यों नहीं पड़ने वाला, क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों कभी मैं बनाऊं तो आप क्या कहेंगे कि सर समझ में तो आ गया। क्या समझ में आ गया बच्चों, कि कभी मैं यहाँ पर क्या मिला दूँ, यहाँ पर इसे डाल दूँ तो ये क्या कर लेगा, इसके क्रिस्टल लेटाइस में इसकी एटम्स की जगह को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा बच्चों, बिल्कुल कर लेगा, करना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे बेटा, क्या बन जाएंगे, अलॉय। अलॉय किसका बन जाएगा, अलॉय ऑफ 2 मेटल्स। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो इजीली अलॉय क्यों फॉर्म कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत ये होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज होता है वो नियरली ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल होने की वजह से इनके जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल लेटाइस में वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं। और डिस्प्लेस करने के बाद क्या हो जाता है, अलॉय फॉर्म हो जाता है। तो एग्जाम में आंसर क्या लिखोगे, एग्जाम में आंसर लिखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज, therefore they can डिस्प्लेस तो आप जानते हैं, किसी एक की जगह दूसरे जगह को बैठना, दूसरे आदमी को बैठना, मतलब इस जगह से ये वाला जो है इसकी जगह पर आसानी से बैठ सकता है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है। सही है, तो डी ब्लॉक से एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज, देयरफॉर दे कैन डिस्प्लेस विथ ईच अदर
with each other in their crystal lattice and easily form alloy क्या बच्चों? alloy। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इतना लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो आप अपने आप में पूरे आंसर को बयां कर रहा है कि भैया इस जगह को किसने डिस्प्लेस कर लिया, इस वाले एटम ने, इस जगह को किसने डिस्प्लेस कर लिया, इस वाले एटम ने। तो बच्चों इस वाले जो अलॉय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बच्चों अलॉय की खासियत क्या होती है? तो अलॉय की खासियत लिख लीजिए क्या, अलॉय हैज़ ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी। सर ड्यूरेबिलिटी का मतलब कभी आप इसकी बात करें, किसकी? आयरन की बात करें तो आयरन की बहुत सारी परेशानी है। क्या? आयरन जो होता है स्टील के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है, इजीली टूट सकता है, आयरन पर जंग लगने की संभावना होती है और आयरन की ड्यूरेबिलिटी जो होती है स्टील के कंपैरिजन में थोड़ी वीक होती है। इसलिए हम प्योर आयरन को यूज़ करने में हमेशा हिचकिचाते हैं। आपने देखा होगा आजकल सारी जगह पर, सभी जगह पर आप आसपास नज़र गड़ा के देखेंगे तो आप देखेंगे आयरन ज़्यादा यूज़ ना होते हुए क्या यूज़ होता है? स्टील यूज़ होता है। इवन आपके ताले जो होते हैं, लॉक जो होता है वो भी स्टील के बने होते हैं, चाबी भी स्टील की बनी होती है, ना कि लोहे की। क्यों? क्योंकि स्टील की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इनकी एक और खासियत होती है, इनका अलॉय हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो सुन ले। अलॉय हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अलॉय की MP और BP क्या होती है? ज़्यादा होती है। और साथ के साथ एक और पॉइंट लिख लेते हैं, अलॉय इज जनरली कोरोजन रेजिस्टेंट। अलॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब इन पे कोरोजन लगने की संभावना ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। क्या आपने आपकी स्टील की ताले पर जंग लगते हुए देखा है? तो आप कहेंगे हाँ सर लगा तो है, कभी कभी देखा है, पर आपने देखा होगा वो बहुत सालों बाद उनमें कोरोजन होता है या फिर उनमें बहुत टाइम लगता है कोरोजन होने में। तो यहाँ पर स्टील की यही खासियत होती है, अलॉय हैज़ ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी और ग्रेटर स्ट्रेंथ। अलॉय की क्या होती है बच्चों? ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है। इनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है? बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए अलॉय यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम में इतना लिख दिया तो भी आपका काम चल जाएगा, तो इसे नोट डाउन कर लें। और बच्चों कभी डी ब्लॉक के बारे में जब आए तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना ना भूलें कि डी ब्लॉक में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बच्चों? वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे हम शक्ति वक्रमण फीको निकोजन की बात करें तो कभी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डी जो ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, मतलब एक खाली, यहाँ पर डी ऑर्बिटल क्या होता है? खाली होता है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो बच्चों इस यहाँ पर ये पॉइंट भी हमेशा लिख दिया करो, कुछ भी आया लिख दिया करो। तो क्या लिख दिया करो? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। बच्चों ये भी लिख दिया करें, इनमें क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है खाली होता है, तो इसलिए भी यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इसे जल्दी से नोट डाउन करें। हमने अलॉय फॉर्मेशन भी पढ़ लिया, अब हम नए पॉइंट की तरफ चलेंगे। नोट डाउन करें बच्चों इसे। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। बिल्कुल सही सुना बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आयन जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कलर्ड होते हैं। और इनके कंपाउंड भी जो होते हैं कलर्ड होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में कहें या फिर इनके एक्वस सॉल्यूशन में कहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन ये है मेरा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस कलर्ड क्यों होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल समझ में आएंगे तो फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो बच्चों कभी आप जानते होंगे कि भैया जो कॉपर होता है,
कॉपर को कभी हम कॉपर का कौन सा आयन ले, Cu+2, तो Cu+2 आयन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब क्वेश्चन बाद में पूछूंगा कि क्यों होता है, पर फिलहाल अभी क्या बात कर रहे हैं, Cu+2 जो होता है ब्लू कलर का होता है। और कभी आपने नाम सुना होगा Fe+3 जो होता है वो पेल ग्रीन होता है, कभी सुना होगा आपने पेल ग्रीन। और कभी हम Fe+2 की बात करें तो Fe+2 जो होता है वो होता है येलो कलर का। किस कलर का बच्चों, येलो कलर का। और कभी हम बात करें Sc+3 स्केंडियम का +3 आयन तो वो कलरलेस होता है। अब क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि सर आप तो कह रहे थे कलर्ड होता है और यहाँ पे कलरलेस आ रहा है। वैसे ही मैं कभी जिंक+2 की बात करूँ तो ये कलरलेस होता है। तो यहाँ पर ये बात चल रही थी कि भैया ये जो होते हैं कलर्ड होते हैं। अब मैंने नया क्वेश्चन उठा लिया कि भैया कलरलेस क्यों, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ। इसका मतलब कुछ आयन कलर्ड भी होते हैं और कुछ एक्सेप्शन भी मौजूद हैं जो कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे और एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कि टाइटेनियम का जो +3 होता है आयन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चों, पर्पल का। और जैसे कभी मैं CO+3 और CO+2 की बात करूं तो ये जो होता है वो ब्लूइश पिंक होता है। क्या होता है बच्चों, ब्लूइश पिंक। ठीक है, तो बच्चों ऐसे एग्जाम्पल आपको NCERT बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आता है कि इनका कलर क्या होता है, इनका एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस कलर के क्यों होते हैं, कलर्ड क्यों होते हैं, ये आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा ये नहीं पूछने वाले कि इसका कलर बताओ, कौन बताते रहेगा बेटा, ऐसे कलर तो बहुत सारे होते हैं, कलर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। पर ये क्वेश्चन जरूर आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के आयंस कलर्ड क्यों होते हैं। तो मैं इसका रीजन बताने जा रहा हूं, तो देखिएगा इसका रीजन क्या है, मजेदार रीजन है। तो आपको बता दूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन की बात चल रही है, यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात चल रही है, हाँ है ना बच्चों। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में N-1 D सबशेल होता है, हाँ है ना बच्चों। और आपको पता होंगे N-1 D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपने जानते होंगे 5 ऑर्बिटल। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ N-1 कितने होते हैं, N-1 D ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स का स्पेशल नाम होता है, क्या होता है बच्चों, स्पेशल नाम, जिसे इसे कहा जाता है dx², इसे कहा जाता है dxy, इसे dyz, इसे कहा जाता है dzx, इसे कहा जाता है dx²y², और जो लास्ट वाला होता है उसे कहते हैं dz²। ये जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। और आप जानते हैं हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो टोटल 2 4 6 8 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कभी हम यहाँ पर बात करें तो आपको बता दूँ कि ये जो आपको ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल होते हैं इन सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है। ये जो शुरू वाले जो 3 हैं, ये 1 2 3, इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जो लास्ट के 2 हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कौन सी बच्चों, CFT एक थ्योरी है जो ये कहती है कि भैया ये जो आपको 5 ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं, इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। यहाँ पर जो नीचे के 3 ऑर्बिटल है, नाम बताएं उन 3 ऑर्बिटल के। ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं बच्चों, dxy dyz, ये नाम तो याद करने होंगे, dzx। इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। देखिए मैं यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ, तो नीचे लिखे हुए की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ पर ये क्या होंगे बच्चों, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे। ये क्या होंगे बच्चों, लो एनर्जी। कहानी सुनिएगा, ये समझ में आ गया ना तो आपको कलर की कहानी भी समझ में आ जाएगी। इसको कहते हैं EG,
क्या कहते हैं बच्चों? Eg। Eg ये नाम है। Eg का मतलब जो होता है वो होता है लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, ये नाम याद करने होंगे, ठीक है। और बात करें हाई एनर्जी की, तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल होते हैं। कौन से दो ऑर्बिटल होते हैं? एक पहला होता है dx²y² और ये होता है dz²। हमने क्लास 11th में ये पढ़ा भी था कि भैया d ऑर्बिटल जो होते हैं उन पांचों के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं T2g। ये जो होता है वो होता है हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, इसे कहते हैं T2g। क्या कहते हैं बच्चों? T2g। इसे मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ग्राफ में कभी लिखते ही नहीं क्योंकि एनर्जी का ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो जो ऊपर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जो नीचे होगा उसकी एनर्जी कम। तो ये होते हैं हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अब आप कहेंगे कि सर ये हमें पता कैसे चला? हमें पता कैसे चला कि ये जो होते हैं इनकी एनर्जी कम और इनकी एनर्जी ज़्यादा? तो बच्चों एक थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? अकॉर्डिंग टू, कौन सी बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे आप बुक में इस साल पढ़ेंगे भी, इस साल आप पढ़ेंगे भी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थ्योरी की स्पेलिंग सही लिख लें बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 5n-1d ऑर्बिटल्स do not have same energy, ठीक है। तो यहाँ पर सेम एनर्जी नहीं होती है इनकी, तो इनके अकॉर्डिंग जो शुरू के 3 ऑर्बिटल होते हैं xy, dyz और dzx, ये जो होता है इनकी एनर्जी क्या होती है बच्चों? लो होती है। और लो होती है इन्हें क्या नाम दिया जाता है? Eg कहा जाता है। और कभी हम बात करें, एक मिनट देखता हूँ मैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, लास्ट टाइम नहीं दिख रहा था, चलो इस बार तो दिख रहा है, तो इस बार दिख रहा है तो लिख देता हूँ dx²y² और dz²। इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? T2g। याद रखिएगा, Eg और T2g। बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, सॉरी ये बात को बता दूँ, यहाँ पर T2g आएगा और ऊपर Eg आएगा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नीचे जो आएगा T2g आएगा और ऊपर जो आएगा वो आएगा Eg आएगा। इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब कहानी ये है कि भैया आपके पास Cu+2 आयन है। कौन सा आयन है? Cu+2 आयन। तो हम कॉपर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कॉपर की बात करते हैं। तो जब कॉपर का, कभी आपने कॉपर का आयन बताओ किस में होगा? एक्वस सॉल्यूशन में होगा कि नहीं होगा? कभी मैं Cu+2 की बात करूं तो यहाँ पर ये होगा कि ये जो आयन होगा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी लाइट को? वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब वाइट लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा आयन, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन जो कि लो एनर्जी में पड़े हुए हैं, ये लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे? जंप करेंगे और जंप करके बोलो कहाँ चल जाएंगे? हाई एनर्जी में। अरे भाई लाइट जो हमने एब्जॉर्ब की, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब आपने लाइट एब्जॉर्ब की मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की है। और ये एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जो नीचे लोअर एनर्जी स्टेट में बैठे हुए हैं कहाँ चल जाएंगे? हायर एनर्जी स्टेट में। अब जैसे ही गए तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे हायर एनर्जी स्टेट पे कभी ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकते। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि भैया जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही अनस्टेबल होगा। बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ ये पेन जो है हाई एनर्जी स्टेट पे अनस्टेबल है, ये कहाँ आने की कोशिश करेगा? लो एनर्जी स्टेट पे, तभी तो स्टेबल कहलाएगा। तो मैं फिर से बताता हूँ क्या होगा। ये जो आयन है यहाँ पर लो एनर्जी स्टेट में बैठे होंगे, वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचेंगे? हायर एनर्जी स्टेट में। और जैसे ही हायर एनर्जी स्टेट में पहुँचेंगे तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर से क्या होगा? नीचे की तरफ लो एनर्जी स्टेट में आएंगे। तो बच्चों जब ये हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे? लाइट प्रोड्यूस करेंगे। लाइट क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। लाइट कौन सी प्रोड्यूस करेंगे? जैसे कि मान लीजिए इसने जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में था तो इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। अभी
लाइट के कोई से एक कलर को एब्जॉर्ब करेगा। मान के लीजिए कॉपर जो है रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बच्चों, रेड कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो व्हाइट कलर में कभी हम बात करें, व्हाइट कलर में विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको पता है Cu+2 आयन किसको एब्जॉर्ब करता है बच्चों, रेड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप बताएं, उसने किसी एक चीज को एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी चीज क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो कभी हम इन सब का मिक्सचर ले तो इन सब के मिक्सचर से कौन सा कलर बनता है, ब्लू कलर बनता है। कौन सा कलर बनता है, ब्लू कलर बनता है। ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। Cu+2 ब्लू क्यों बना, क्योंकि कॉपर ने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया और इसका रेड को, कभी आप व्हाइट में से रेड को निकाल दे तो कौन सा कलर बचेगा बच्चों, ब्लूइश फैमिली बचेगी। कौन सी फैमिली बचेगी, ब्लूइश फैमिली। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, when electrons in lower energy state of d orbital absorb व्हाइट लाइट। और बच्चों व्हाइट लाइट में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाइट लाइट किससे मिलके बनती है, विबग्योर से, हाँ है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब व्हाइट लाइट, it jumps into higher energy state, and it rests for few seconds in higher energy state and again falls into lower energy state and transmit light of complementary color। बच्चों मुझे पता है इतना आसान नहीं है, पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कॉपर सल्फेट का क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन। तो आप बताएं कॉपर सल्फेट में कौन से आयन होंगे, तो आप कहेंगे Cu+2 आयन होंगे। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर होता है, हाँ है ना। पर क्यों होता है इसकी बात चल रही है, क्यों होता है, क्योंकि कभी हम Cu+2 के कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में पूरा d ऑर्बिटल तो फिल नहीं होता, ये यहाँ पर जगह होगी। तो कभी हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे और हायर एनर्जी स्टेट खाली पड़ा हुआ होगा। क्या होगा बच्चों, खाली पड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी लाइट को, वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोअर एनर्जी से जंप करके कहाँ पहुँच जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में, और वहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकते हैं। समय को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़े समय के लिए रुकते हैं और रुकने के बाद वापस फॉल करते हैं कहाँ पर, लोअर एनर्जी स्टेट में। और बच्चों जब भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे कोई गिरता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो यहाँ पर वो लाइट रेडिएट करेगा। एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर वो लाइट रेडिएट करेगा, पर कौन से कलर की, कॉम्प्लीमेंट्री कलर की। सर कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, जैसे कभी कॉपर की बात करें, एग्जाम्पल लें हम कॉपर का, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर Cu+2 आयन एब्जॉर्ब कौन सी लाइट बच्चों, किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को। तो बच्चों रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया तो कौन सा रेडिएट करेगा, बचे हुए कलर। तो यहाँ पर Cu+2 आयन एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड ट्रांसमिट ब्लू कलर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि इसने लाल कलर को एब्जॉर्ब किया है। तो बाकी सारे कलर जो हैं वो टोटल मिलकर कौन सा कलर बनाते हैं, ब्लू कलर बनाते हैं।
ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग जो d ऑर्बिटल होते हैं, n-1 d ऑर्बिटल होते हैं, उन सब की एनर्जी सेम नहीं होती है। इसकी एनर्जी जो होती है, शुरू के 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, ऊपर के 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो नीचे जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँच जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में, और वहाँ पे थोड़े समय के लिए रुकते हैं। रुकने के बाद फिर से फॉल होते हैं। जब ये फॉल होते हैं तो फिर से लाइट एनर्जी रेडिएट करते हैं, और कौन सा कलर रेडिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ये आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए बच्चों। अब मैं आपको कलर के बारे में तो बता चुका हूँ कि ये कलर क्यों होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये तो बता चुका हूँ कि ये कलर क्यों होते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इनमें कलर क्यों नहीं। ये भी तो भैया डी ऑर्बिटल के होते हैं, पर इनमें कलर क्यों नहीं होता है। तो देखिएगा इनमें कलर क्यों नहीं होता है। Zn+2 कलरलेस क्यों होता है। तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, Zn+2 कलरलेस वाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया Zn+2 कलरलेस क्यों होता है। तो देखिएगा, तो कभी मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। कभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या मिलेगा, 3d10 4s2। मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, हाँ है ना। D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स को भर के दिखाता हूँ। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हम कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं, dxy, इसे dyz, इसे dzx, इसे dx²y², इसे dz²। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स को किस में तोड़ा गया है, नीचे वाले 3 में और ऊपर वाले 2 में। अब बताओ नीचे वाले 3 को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था, पर बच्चों कन्फ्यूज़न तो केमिस्ट्री है और मुझे भी होता है, आपको भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर T2G में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। तो यहाँ पर ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं बच्चों, ये पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए। अब मान लीजिए Zn+2 की बात करूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, Zn+2 की। तो Zn+2 कितना होगा, 3d10। Zn+2 कितना होगा बच्चों, 3d10 4s0। ठीक है, होगा कि नहीं बच्चों, 3d10 4s0। अब ये क्या है, इसका d ऑर्बिटल जो है वो क्या है, फुली फिल्ड है। सही है, एक भी जगह खाली नहीं है। अब मान लीजिए क्या है, Zn+2 पर लाइट डाली। क्या डाली, लाइट डाली। अब ये लाइट जैसे ही डाली तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हायर स्टेट में जा ही नहीं पाएंगे। सर क्यों नहीं जा पाएंगे, भैया किसी चीज़ को जाने के लिए ऊपर जगह खाली तो होनी चाहिए। देखिए ऊपर जगह खाली ही नहीं है, तो ये जंप ही नहीं करेंगे, और जंप ही नहीं करेंगे, ऊपर जंप ही नहीं करेंगे तो नीचे फिर से नहीं आएंगे, और फिर से नहीं आएंगे तो लाइट रेडिएट ही नहीं करेंगे। यहाँ पर सारी कहानी क्या हो गई कि भैया इनका d ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट पर जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोई कलरलेस क्यों नहीं है। तो यहाँ पर कलरलेस क्यों नहीं है, तो बच्चों आपसे कोई बोले कि Zn+2 कलरलेस वाई, तो आप कहेंगे बिकॉज, रीज़न लिखेगा, रीज़न है बिकॉज इन Zn+2 क्या होता है, 3d10 4s0, ऑल 5d orbitals are completely filled, पूरे की पूरे क्या हुए हैं, भर रखे हुए हैं, completely filled है। तो बच्चों इनका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d10 है, completely filled है। तो therefore there is नो, इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। बेटा पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी ट्रांजिशन लिख दिया तो भी चल जाएगा। डी का मतलब यही होता है कि डी से लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। ये शब्द लिख लीजिए, डी ट्रांजिशन।
तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो ट्रांजिशन इन Zn+2, तो therefore Zn+2 is colorless। ठीक है बच्चों, चलिए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। Sc+3 स्कैंडियम+3 और कभी हम बात करें टाइटेनियम+4 और बहुत सारे इस कलरलेस, ये भी कलरलेस क्यों होते हैं तो एग्जाम में पूछे जाएगा वाई क्यों, तो जवाब देखिएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, कभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 3d14s2 और कभी हम स्कैंडियम का +3 आयन बनाए तो क्या हो जाएगा, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे +3 में, तो 3d0 4s0 होगा। और कभी हम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 3d2 4s2, तो कभी हम टाइटेनियम का +4 का आयन देखें तो ये चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3d0 4s0। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, कभी हम इसकी बात करें तो D में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब कहानी समझिए कि यहाँ पर ये भी खाली है, ये भी खाली है। देखिए यहाँ पर कभी हम T2G और किसकी बात करें, Eg की बात करें तो यहाँ पर तो आएगा T2G और यहाँ पर आएगा Eg। ठीक है, T2G और क्या आएगा बच्चों, Eg। कभी हम 5 ऑर्बिटल को डिवाइड करें तो T2G और Eg। अब बच्चों बताओ यहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसमें भी बताओ, इसमें भी D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, है ही नहीं ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो जंपिंग नहीं, जंपिंग नहीं, अरे कोई एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो जंप क्या करेगा, और जंप क्या करेगा तो फिर से कहाँ आएगा, है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर Sc+3 और Ti+Ti4+ इस कलरलेस वाई, बिकॉज यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल 5d orbitals are empty। ठीक है, तो therefore there is no dd transition। ठीक है, therefore there is no dd transition, therefore scandium+3 टाइटेनियम+4 is colorless। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एक नोट डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए बच्चों, नोट, क्या नोट क्या डालना चाहिए बच्चों, कभी कॉन्फ़िगरेशन D0 हो या फिर D10 हो तो therefore there is no dd ट्रांजिशन, तो नो dd ट्रांजिशन, और dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये आयन जो होगा वो क्या मिलेगा, कलरलेस आयन। याद रखिएगा, कोई चीज़ कलर्ड क्यों हो रही है, कलर्ड आयन क्यों प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पे जा रहे हैं और हायर से लोड कर जब नीचे आ रहे हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं। कुछ एब्जॉर्ब की तो बची हुई को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना होगा। सही है। तो बच्चों पर कभी मान लीजिए d ऑर्बिटल पूरा खाली है या d ऑर्बिटल पूरा भरा है, खाली होने के केस में कोई ऊपर जाएगा ही नहीं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये कहावत सुनी होगी, किसी के पास है ही नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा, और ऊपर नहीं गया तो नीचे नहीं आएगा। और कभी Zn+2 की बात करें तो सारे भरे हुए हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके पास ऊपर जाने की जगह ही नहीं है, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर भी लेते हैं तो ऊपर जा ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर पूरी तरीके से ऑर्बिटल फिल्ड है। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, समझ में आ गया बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि Cu+ is colorless while Cu+2 is colored। और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका कलर्ड क्या होता है, ब्लू होता है। अब वाई क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया Cu+ जो है कलरलेस क्यों होता है और Cu+2 कलर्ड क्यों होता है। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों कॉपर का कभी एटॉमिक नंबर लिखे तो 29, आर्गन तक तो हो गया 18, और यहाँ पर 11 एलिमेंट बचे हुए हैं, तो 11 एलिमेंट कैसे बैठेंगे, 10 तो यहाँ पर और 4s1।
ठीक है बच्चों। अब कभी आप देखें तो Cu प्लस की बात करें तो Cu प्लस की बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आप बता सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज किस में से होगा, तो आप कहेंगे सर आउटर मोस्ट शेल में से। अब जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो आप कहेंगे कि भाई इसका d ऑर्बिटल तो क्या है, फुली फिल्ड है, और कभी d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो यहाँ पर लिखेंगे कि भैया देयर इज नो dd ट्रांजिशन, ठीक है, और नो dd ट्रांजिशन, तो यहाँ पर जो आयन मिलेगा वो क्या मिलेगा, कलरलेस आयन। एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से लिख दीजिएगा। तो Cu प्लस के केस में समझ में आ गया, ये फुली फिल्ड है तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, और dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो आयन क्या मिलेगा, कलरलेस मिलेगा। अब Cu प्लस के बाद Cu प्लस 2 की बात करते हैं, प्लस 2 आयन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब ये क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। बताओ एक और इलेक्ट्रॉन लूज किस में से होगा, तो आप कहेंगे सर अब तो इसमें बचे ही नहीं है एस में, तो इलेक्ट्रॉन लूज किस में से होगा बेटा, 3d9 में से, डी में से होगा कि नहीं होगा। अब D9 है, कभी हम D9 की तरफ बात करें, D9 की बात करें तो यहाँ पर ये एम्प्टी हो गया d ऑर्बिटल। कैसे, तो आपको याद होगा कभी हम बात करें तो D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, dxy, dyz और dzx, और ये वाला क्या होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। अब 9 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आप कहेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर आपने लाइट फॉल की, क्या की बच्चों, लाइट फॉल की। ये कहानी तो आपको मैं बहुत देर से समझाते जा रहा हूँ। ये d ऑर्बिटल होते हैं, 5 d ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये मैंने 9 इलेक्ट्रॉन एक साथ भर दिए, ये 9 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप लाइट फॉल करेंगे, अब लाइट फॉल करेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, और जंप कर गया तो क्या होगा, dd ट्रांजिशन होगा, हाँ या ना। और dd ट्रांजिशन होगा तो dd ट्रांजिशन की वजह से आयन क्या मिलेगा, कलर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, dd ट्रांजिशन इज पॉसिबल, और dd ट्रांजिशन पॉसिबल है तो आयन क्या मिलेगा, कलर्ड आयन। क्लियर है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आई हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जे है, जे जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब आपको कभी हम बात करें बच्चों, आप बात करें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, मतलब इनके एटम जो हैं बड़े होंगे, बिल्कुल होंगे। पर कभी हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का एटम क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। कार्बन का एटम क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इनका एटम छोटा होगा एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स के। कभी हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो साइज भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये तो कौन से, ये कौन है, ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, हाँ है ना, ये दिख रहे हैं बच्चों, ये कौन से एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, में डी ब्लॉक्स के एटम्स हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, ब्लैक वाले, ये ब्लैक वाले जो हैं वो कौन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के एटम है, तो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के एटम्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं वो क्या हो गए हैं, खाली जगह के अंदर बैठ गए हैं। क्या हो गए हैं, वाइड स्पेस में, वाइड स्पेस में। ये कौन सी स्पेस है, खाली जगह। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, वॉइड स्पेस, खाली जगह। अरे भाई वॉइड स्पेस का मतलब हिंदी में हम क्या कहेंगे, खाली जगह। तो इन खाली जगह पर कौन से एटम बैठ गए हैं, वेरी स्मॉल एटम्स। सर वेरी स्मॉल एटम्स किसके, या तो हाइड्रोजन के, कार्बन के,
या फिर किसके बच्चों, नाइट्रोजन के। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं वॉइड स्पेस में, वो कंपाउंड फॉर्म किस में हो रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बड़े बड़े होते हैं तो इनके बीच में क्रिस्टल लेटाइस में वॉइड स्पेस होगी। उन वॉइड स्पेस पर कौन से एटम्स क्या हो सकते हैं, इंटर हो सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। तो स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स are those in which small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are entered into void space of crystal lattice of d block metals। ये सारी की सारी क्या होती है बच्चों, डी ब्लॉक्स की मेटल्स होती है। ठीक है, तो यहां पर ये कंपाउंड, तो therefore compound is formed are called interstitial compounds। क्या बच्चों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भैया ये एटम घुसे क्यों। अरे भाई घुसे इसलिए क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा तो नहीं होता पर इतना बड़ा होता है कि कभी हम इनको चिपका के रखें तो बीच में भी तो कुछ खाली जगह रह जाएगी। ये खाली जगह किसकी रहेगी बच्चों, ये खाली जगह जो होगी, ये खाली जगह के अंदर कौन से एटम आके घुस जाएंगे, स्मॉल एटम्स आके घुस जाएंगे। और स्मॉल एटम्स जो है वॉइड स्पेस ऑफ क्रिस्टल लेटाइस में घुस गए तो एक कंपाउंड फॉर्म होगा। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो एग्जाम्पल जो है TiC, यहाँ पे टाइटेनियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है और कार्बन जो है बहुत ही स्मॉल एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल जो है वो लिख देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको ये याद होना चाहिए। टाइटेनियम और हाइड्रोजन 1.7, वेनेडियम और हाइड्रोजन पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो है 5.6 और Fe3H, ऐसे बहुत सारे हैं, आप लिखते चले तो Mn4n और ये एटसेट्रा लिखना ना भूलें। अब कभी एग्जाम में इनकी प्रॉपर्टीज आ जाए तो प्रॉपर्टीज भी लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बच्चों ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है और बहुत ही आसान भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से। तो इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट they have high melting point and boiling point। इनके melting point और boiling point क्या होते हैं, हाई होते हैं। melting point और boiling point क्या होते हैं, हाई होते हैं। साथ के साथ जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हाँ बच्चों, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ये तो पहले से ही गुड कंडक्टर थे, तो मैं कहूँगा कि हाँ गुड कंडक्टर थे, पर कभी यहाँ पर देखिए स्मॉल एटम डाल दिए यहाँ पे नॉन मेटल के, तो भी ये गुड कंडक्टर ही कहलाएंगे। याद रखिएगा ये गुड कंडक्टर ही होंगे। और तीसरा, some interstitial compounds are hard
लाइक डायमंड। बच्चों बता दूं मैं, डायमंड इज अ हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ठीक है, आपको पता होगा अर्थ क्रस्ट में डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और आपको बता दूं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं डायमंड की हार्डनेस के इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब जितना हार्ड डायमंड होता है उतना ही हार्ड यहाँ पर क्या होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्यों होगा ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये ऑलरेडी मेटल है और मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है पर इनके बीच में खाली जगह होगी, उन खाली जगह में भी कुछ चीज़ फिल हो गई तो इनकी हार्डनेस तो बढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। चौथा पॉइंट जो है, हाँ चौथा पॉइंट जो होता है ये केमिकली जो होते हैं इनर्ट होते हैं। ठीक है, केमिकली क्या होते हैं बच्चों, इनर्ट होते हैं। तो नोट डाउन कर ले, हमने जे पॉइंट को भी कंप्लीट कर लिया, ऐसे नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्वेश्चन उठता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा फिर आगे बढ़ना चाहूँगा। मेरा काम थोड़ा सा उल्टा है, मैं पहले एग्जांपल से क्लियर करता हूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा उल्टा है पर ठीक है, जैसा भी है। तो बच्चों कभी आप देखें तो यहाँ पर आयरन AfCN6 और क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3 नेगेटिव। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इसके अलावा कभी हम देखें तो FeCN6 और 4 नेगेटिव, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अलावा CuNH3 और 2 पॉजिटिव, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और कभी हम एक और एग्जांपल ले, PtCl4, ये सारे एग्जांपल मैंने बुक के ही लिए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी एग्जांपल किसके हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन तो उठ ही चुका होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, पहले ये तो बताएं फिर आगे बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखिएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज, complex compounds are those in which complex compounds or those in which metal ions bind with anion or neutral molecule giving rise to a complex species। डेफिनेशन थोड़ी सी पेचीदा है, मतलब टफ है, पर समझ में आ जाएगी, मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आएगी। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच द मेटल आयंस बाइंड विथ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल गिविंग राइज टू अ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया सर, बिल्कुल भी नहीं आया। तो एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं कहानी ये समझा रहा हूँ कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बच्चों बताओ डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की खासियत क्या होती है। तो आप कहेंगे सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत ये होती है कि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। फॉर एग्जांपल कभी हम यहाँ पर किसका एग्जांपल ले, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कॉपर का ले लेता हूँ। किसका एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, मैं कॉपर का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो बच्चों कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। तो कभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन तक तो कितने हो गए, 18। आर्गन तक कितने हो गए बच्चों, 18 हो गए हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3d10 और 4s1। पर कभी मैं इसके Cu+2 आयन की बात करूँ जो कि मेटल आयन होगा, हाँ है ना,
Cu+2 आयन। कभी मैं मेटल आयन की बात करूं तो यहाँ पर मेटल आयन दो, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन बच्चों इसने कहाँ से लूज किया होगा, S में से, और दूसरा कहाँ से लूज किया होगा, किस में से लूज किया होगा बच्चों, D में से। अब बताओ इसका, अब ये क्या हो चुका है, अब ये जैसे ही इस Cu+2 की बात आई तो ये ऑर्बिटल क्या हो चुका है, वैकेंट हो चुका है, हाँ है ना। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से अब इसे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। क्या ज़रूरत होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो अब ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा। किससे लेगा, सोचो किससे लेगा, ये उसी से लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास होते हैं, लुईस बेस के पास। किसके पास बच्चों, लुईस बेस के पास होते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, यहाँ पर जो मेटल आयंस है, या फिर कहें कि भैया डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनके पास क्या होता है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेने लगेंगे। सर किससे लेने लगेंगे, लुईस बेस से। क्या बच्चों, लुईस बेस से। ये लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस जो होते हैं एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू डोनेट। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है। देखिए कॉपर की बात करें तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और यहाँ पर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। कैसे सर, आप जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 होता है। सही है। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम कभी आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसने क्या बना लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या बनाएंगे बच्चों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, लुईस बेस कहा जाता है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे डोनेट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपर को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अमोनिया को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ बना ली। क्या बना ली बच्चों, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ बना ली। इस कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे साइनाइड की बात करें तो साइनाइड भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, और आयरन की बात करें तो आयरन भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो बच्चों आपको फिर से समझा दूं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है भैया। यहाँ पर हम नोट डाल देंगे, क्या डाल देंगे भैया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स have very high tendency to form complex compounds because they have vacant d orbitals। इनके डी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड दे कैन easily accept electron pair, they can easily accept electron pair from a Lewis base। बच्चों इन लुईस बेस को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड। जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में लिगेंड जो है नाम की चीज़ पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और आपको अभी तक तो पता चल चुका होगा, आपने कभी कहीं नाम सुना हो, लिगेंड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें, किसे, मेटल आयन को। किसे बच्चों, मेटल आयन को। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स आयन लिख सकते हैं।
आयंस हैव लिखा है, ये आयंस हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल एंड दे कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ लुईस बेस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज फॉर्म कर सकते हैं। तो कहानी का मोड़ समझ में आया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। सर किससे एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर ये मेटल आयन जो है ये बाइंड रहते हैं किसके साथ, एनायन के साथ या फिर एनायन के साथ या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ बच्चों, एनायन के साथ या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इतना ही।